हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक और इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे अपनी 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। इससे पहले मैं एक और वीडियो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि शायद आपको ये वीडियो न समझ में आए। हमने उस वीडियो के अंदर बात करी है कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार क्या है, और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम के बारे में। और इस वीडियो के अंदर आज हम तीन फंडामेंटल राइट्स के बारे में और बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, और एक आखिरी फंडामेंटल राइट जिसको हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे उसके साथ आपको रिट्स भी समझाने होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ सको, तो इसलिए मैं उस एक पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी है राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, और आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारा थर्ड और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो थर्ड फंडामेंटल राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण अर्थात हैरेसमेंट, तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। बेसिकली अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारा थर्ड जो है राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस फंडामेंटल राइट के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए सिर्फ आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी गई। तो सिर्फ इस फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल 2 ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनमें इसको लेकर बात करी गई है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। इसको मैं आपको और ब्रीफली बताता हूं कि एक्चुअल में ये क्या है। देखिए आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी तरीके का ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए, मतलब आप देखते होंगे, मतलब बॉन्डेड लेबर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि रोडों पे बच्चे भीख मांग रहे हैं। बहुत सी जगहों पर हमें ऐसी भी खबरें आती हैं कि उन बच्चों से रिलेटेड कोई रैकेट चलाए हुए होते हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को इकट्ठा कराया जाता है, कहीं से पकड़ के लाया जाता है और फिर उनसे वो चीज़ कराई जाती है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो आपका शोषण हो रहा है, एक्चुअल में आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपका हैरेसमेंट हो रहा है। तो आर्टिकल 23 यही कहता है कि किसी भी प्रकार की ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स नहीं होना चाहिए। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये हमारे इंडिया के सिटीजन्स तो एंजॉय करते ही करते हैं, साथ ही अगर कोई फॉरेन अगर कोई सिटीजन भी अगर इंडिया घूमने आया है या किसी भी काम से आया है तो वो भी इस आर्टिकल को एंजॉय करता है, इस राइट को एंजॉय करता है कि उसके साथ किसी भी तरीके का आप शोषण, हैरेसमेंट आप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं आपको और बताऊं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, तो आर्टिकल 23 के अंदर आता है स्लेवरी। तो आप किसी से स्लेवरी जैसी चीजें नहीं करा सकते। तो आज के ज़माने में, आज के टाइम पे, आज की सोसाइटी में, समाज में कहीं पर भी आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कहीं पर एक बाजार लगा हुआ है लोगों का, आदमियों का, औरतों का, बच्चों का, कि वहाँ पर इनको बेचा जा रहा है और आप जाके नहीं खरीद रहे हो। लेकिन पहले की अगर हम सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करें, तो एक प्रॉपर तरीके से इस तरीके की मार्केटिंग उन लोगों की हुआ करती थी कि जहाँ पर लोगों को गुलाम बनाया जाता था। एक प्रॉपर बाजार लगता था जहाँ पर बच्चों को, मर्दों को, औरतों को बेचा और खरीदा जाता था। तो बेसिकली आप उसे स्लेवरी कह देते हो। तो एक्चुअल में क्या है कि वो आपका हैरेसमेंट है, आप अपनी मर्जी से उसे नहीं कर रहे हो। या तो वो आपका फिजिकल हैरेसमेंट करेंगे या फिर आपका मेंटली हैरेसमेंट, या तो आपका शारीरिक शोषण होगा या फिर अर्थात आपका मानसिक शोषण होगा।
वहीं अगर हम बात करें तो आर्टिकल 23 के अंदर एक और शब्द आता है प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन जैसी चीजों को भी बैन किया गया है, इनकी भी ट्रैफिकिंग बंद करी गई है कि आप किसी से भी इस प्रकार के गलत कामों को आप नहीं करा सकते हो। तो आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि आप किसी भी तरीके की ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो लोगों के आप रैकेट चला रहे हो, बच्चों को आप भीख मंगवा रहे हो, लड़कियों को, औरतों को आप किन्हीं दूसरे गलत कामों में आप लगा रहे हो, तो ऐसी चीजें कहीं भी प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम हो तो आप इन प्रकार की चीजों को नहीं कर सकते हो। और ये कहता है आपको आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात आपके पास जो अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो 14 साल से छोटे बच्चे, तो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, तो 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं आप उन्हें किसी भी प्रकार के हजार्डस काम में नहीं लगा सकते हो। तो किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक काम है, जैसे माइंस में है, फैक्ट्रीज में है, या कोई और दूसरे काम है, तो आप उन बच्चों को वहां पर आप नहीं लगा सकते। जिन बच्चों की उम्र अभी पढ़ने की, लिखने की है, अपना स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की है, बेहतर बनाने की है, ऐसी अवस्था में आप उनसे इस प्रकार के कामों को नहीं करा सकते, क्योंकि वो दोनों तरीके से, इनके शारीरिक रूप से भी और उनके मानसिक रूप से भी उन पर असर डालती। शारीरिक रूप से इस प्रकार के वो बच्चे जो अभी छोटे हैं, जिनका शायद इतना अच्छा भी इम्यून सिस्टम नहीं है, आप उनको इस प्रकार के कामों में, इतने खतरनाक कामों में अगर आप लगाते हो तो हो सकता है कि उनका वो विकास ना हो पाए जो उनका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम मानसिक रूप की बात करें तो जो बच्चा अभी पढ़ने लिखने लायक है और उसको आप इस प्रकार के कामों में धकेल देते हो या लगा के रखते हो, तो वो एक कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है। तो आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज, तो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं आप उनको किसी भी प्रकार के हजार्डस वर्क में, खतरनाक कामों में, जैसे माइंस में, खदानों में, फैक्ट्रीज में या किन्हीं और दूसरी जगहों में आप उनको नहीं लगा सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत से कानून भी जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का राइट है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है राइट हमें देखने के लिए मिलता है। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अर्थात आपके पास यह अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को आप चुन सकते हैं, आप किसी भी धर्म को स्वतंत्रता के साथ चुन सकते हैं, फ्रीडम के साथ आप किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसके प्रैक्टिसेस को मान सकते हैं, उसके रिचुअल्स को मान सकते हो। तो ये जो राइट है वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। हमारा जो 4th फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हिंदी में इसे धर्मनिरपेक्षता का अधिकार कह दिया जाता है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार कह दिया जाता है। और बहुत जगह पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार की चीजें भी देखने के लिए मिलती है। मेनली अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 क्या कहता है, तो आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को। अगर आप किसी धर्म को मानते हो तो भी ठीक है, अगर आप किसी धर्म को नहीं भी मानते हो, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो भी ठीक है। तो मैं मान लीजिए अगर मैं मुस्लिम धर्म को मानूं या ना मानूं, ये मेरी जो है इच्छा है, और कोई किसी दूसरे धर्म को माने या ना माने वो उसकी इच्छा। तो आप किसी के ऊपर जबरदस्ती उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हो उस पर कि नहीं आपको यही धर्म मानना है या इसी जो है धर्म को मानना। तो ऐसी चीजें हमारे इंडिया के अंदर आज के समय में एग्जिस्ट नहीं करती है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आप किसी भी प्रकार के जो कोई भी अगर रिलीजन है आप उसको मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हो, उसको प्रोपेगेट कर सकते हो। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि आप किसी भी प्रकार के धार्मिक या किन्हीं दूसरे इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हो। धर्म के ही इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ कही जा रही है बेसिकली, तो आप धर्म के इंस्टीट्यूशंस भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट
इसमें एक चीज कही गई जाती है कि आप किसी भी चीज को माने ना माने, लेकिन एक चीज जरूर होनी चाहिए कि वो चीज देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, अर्थात भारत की एकता के जो है खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो आपने कोई ग्रुप बनाया, आपने कोई अपने रिलीजन को लेके आपने कोई इंस्टीट्यूशंस खोल लिया, तो वहां पर इस प्रकार की पढ़ाइयाँ ना पढ़ाई जाती हूँ कि आप देश की यूनिटी को तोड़ें, देश की इंटीग्रिटी को तोड़ें, तो वो चीज़ जो है आपके उस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 25 हमने जाना, तो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी भी रिलीजन को अपनाएं, किसी भी रिलीजन को माने न माने, ये आपकी प्रायोरिटी है, ये आपका जो है आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी तो आप किसी भी मेंटेन, आप मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप उन्हें स्टैब्लिश कर सकते हो, उन्हें मेंटेन कर सकते हो। तो आप अपने धार्मिक जो है संस्थान बना सकते हो, खोल सकते हो, लेकिन बशर्ते वो भारत की एकता के विरुद्ध नहीं जाने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो ये कहता है कि इंडिया के अंदर अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भेदभाव, जबरदस्ती नहीं होगी कि जहां पर आपको हिंदुस्तान में या इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर रहने के लिए आपको कोई धार्मिक कर या फिर कोई रिलीजियस टैक्स देना पड़े। अगर हम पहले की सोसाइटी की बात करें तो कुछ टैक्सेस हुआ करते थे इंडिया के अंदर जो देने पड़ते, तो उनमें एक टैक्स है जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों को मुस्लिम शासकों को देना पड़ता था, जो कि अकबर द्वारा हटा दिया गया था, फिर उसको बाद में दोबारा औरंगजेब द्वारा लगाया गया। तो एक बहुत लंबा इतिहास उसका रहा है। तो जजिया नाम का एक टैक्स था, आप इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जजिया नाम का एक टैक्स होता था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक राजा हूँ किसी जगह का और मेरी जो इलाका आता है, तो मान लीजिए अगर वो मेरे रिलीजन का है तो वो मुझे टैक्स नहीं देगा, ठीक है, वो मेरे फ्रीली रह सकता है। लेकिन अगर वो मेरे रिलीजन को नहीं मान रहा है तो उसे फिर ये वाला टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तभी वो मेरी बाउंड्री के अंदर रह सकता है। तो इस प्रकार के कोई भी चीज़ों, किसी भी चीज़ों की मान्यता आज हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। तो आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, फ्रीली रहें, कुछ भी करें, आपको कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेंगी कि आपको किसी धार्मिक रूप से या धर्म के नाम पर आपको किसी प्रकार का जो है कर या फिर टैक्स आपको पे करना पड़े। तो आर्टिकल 27 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आप जो है किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मान सकते हैं, उसके मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो ऐसे संस्थाएं, ऐसे संस्थान जिनको सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है या सरकार का किसी भी प्रकार का उसके अंदर जो है हस्तक्षेप है, तो ऐसे संस्थानों के अंदर कहीं पर भी कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आप अगर स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको उस स्कूल के अंदर जो है किसी विशेष धर्म का ज्ञान दिया जाए। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में जाते हो तो आपको उस स्कूल में मुस्लिम ज्ञान दिया जाए, मुस्लिम धर्म का या हिंदू धर्म का या क्रिश्चियन धर्म का। तो ऐसा हाँ कोई एक पर्टिकुलर हो सकता है कि वो भी उसके लिए गार्जियंस का भी होना ज़रूरी है। क्या कोई स्कूल है, जैसे होता है कि कोई पर्टिकुलर स्कूल है तो वो हिंदू किसी कम्युनिटी ने स्टैब्लिश किया है कि या क्रिश्चियन कम्युनिटी स्टैब्लिश किया है, लेकिन अगर उसका कहीं ना कहीं सरकार के साथ अगर किसी न किसी प्रकार का हस्तक्षेप है तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बैन हो जाती हैं। और अगर उसके बाद भी आप अगर करना चाहते हो तो वो उसके लिए आपको गार्जियंस की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने अभिभावकों की परमिशन के बाद ही जो है उसको आप बच्चे को आप इस प्रकार की एजुकेशन दे सकते हो, धार्मिक एजुकेशन। तो आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आप अगर जो है किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और कहीं पर भी कोई रिलीजियस बातें किसी भी गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं दी जाएगी। तो सरकार जहां पैसा दे रही है या सरकार द्वारा अगर उसको जो है स्थापित किया गया है तो वहां पर किसी भी प्रकार का किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो है वहां पर बात नहीं कही जाएगी। तो सभी धर्म जो है वो सरकार के लिए, राज्य के लिए बराबर है। और राज्य क्या है वो मैं आपको आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि आर्टिकल स्टेट्स क्या है।
तो कौन इसकी परिभाषा के अंदर आता है कि कौन इन फंडामेंटल राइट का वायलेशन आपका नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल्स जैसा कि अभी हमने बात करी, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड